हाँ तो मेरे हीरो, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो करने का प्रयास कीजिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा, है ना। समझ रहे हैं ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ NCERT क्लास 9th, ये तू नीचे आ। तो NCERT क्लास 9th मैथ का अध्याय 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति, और इसके अंतर्गत जो हमारे पास प्रश्नावली 1.1 आता है, इसके जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व करने वाले हैं, यानी वन शॉट करने वाले हैं। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यू पैटर्न पे आधारित है, जैसे कि नया NCERT जो आया है उस पे आधारित बुक को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। और हाँ, अगर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है तो गूगलवा में सर्च कर लेना pankajstudycenter.com, और जाने के बाद आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। तो कौन दिक्कत नहीं ना दिक्कत, इसका नोट्स भी आपको वेबसाइट पे ही मिल जाएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले संख्या पद्धति इस चैप्टर का नाम है। आप जान लो सबसे पहले कि संख्या कितने प्रकार के होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ रे संख्या कितने प्रकार के होते हैं, आप पते नहीं तो क्या बताओगे। कोई कहेगा 5 प्रकार, कोई कहेगा 10 प्रकार, कोई कहेगा हमरा एवे न करिया। जो तेज बच्चा कहेगा वो कहेगा 2 प्रकार। देखो हम बताते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं संख्या, हमने लिखा संख्या। संख्या कितने प्रकार के होते हैं सर, तो संख्या 2 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, वो होता है पहला क्या हमारे पास, तो वास्तविक संख्या। क्या होता है, वास्तविक संख्या। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। और दूसरा हमारे पास क्या होता है सर, तो दूसरा हमारे पास होता है काल्पनिक संख्या। क्या होता है, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आप देख रहे हैं वास्तविक संख्या कितने तरह के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहला तो होता है हमारे पास जैसे परिमेय संख्या। क्या होता है, परिमेय संख्या। और दूसरा हमारे पास क्या होता है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, राइट। तो ये आपने समझ लिया। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में बता दीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं। देखो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। याद रखना, परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, एवं P/Q के रूप में लिख सकते हैं। याद रखना, एवं Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, यानी नीचे Q के स्थान पे 0 नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना। और साथ ही साथ तथा हमारे पास इसके अलावा और भी चीज है, जैसे कि P और Q का जब HCF ज्ञात करो, P और Q का HCF ज्ञात करो ना, HCF मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करोगे तो उसका 1 आना चाहिए। ये सब कंडीशन होते हैं किसके, परिमेय संख्या के। अगर कोई कहे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो परिमेय संख्या वह कहलाती है जो P/Q के रूप में हो एवं Q के बराबर में 0 ना हो, तथा P और Q का जब हम HCF ज्ञात करें यानी मौसा निकाले तो 1 हो। अब जैसे कि आप कोई भी ले लो, अब मान लो कि 4 आपने कितना ले लिया, 5 ले लिया। 4/5 ये क्या है, P/Q के रूप में है। क्या है, P/Q के रूप में है, एवं Q के बराबर में 0 नहीं, यानी Q के स्थान पे यहां पे नीचे में 0 नहीं है, तो इसको ये संतुष्ट कर रहा है 4/5, तो ये परिमेय संख्या है। अब एक और कंडीशन मैंने बताया था कि P और Q का जब HCF निकालोगे तो 1 आएगा। तो P और Q का HCF निकाल करके देखो, यानी P के स्थान पे 4 है, Q के स्थान पे 5 है। तो 4 को अगर आप तोड़ोगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम आपको निकालना बता देते हैं कि भाई HCF कैसे निकालते हैं, यानी मौसा कैसे निकालते हैं। 4 को तोड़ो तो 2 गुने में 2 लिख सकते हैं और गुने में 1 लिख सकते हैं कि नहीं 4 को। अब 5 को तोड़ोगे तो क्या लिख सकते हैं, तो 5 को तोड़ने का तरीका है भाई वही तोड़ोगे तो 5 गुने 1 ही आएगा। कितना आएगा, 5 गुने 1 ही आएगा। तो इसका HCF निकालने का तरीका क्या है, जब HCF निकालोगे ना
तो HCF निकालोगे तो देखो जो हूबहू मिलता है उसी को हम लिखते हैं HCF में। तो यहाँ एक है और यहाँ भी एक है, दोनों मिल गया, दोनों में से एक निकाल दो, तो ये हमारे पास HCF 1 आ गया। ठीक है, आप क्लास 10th में जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया 4/5 हो गया, 6/5 हो गया, 7/8 हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब परिमेय संख्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए 7/0 क्या ये परिमेय संख्या है? नहीं है परिमेय संख्या। आप कहोगे क्यों? क्योंकि आपको पता है परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता है जो p बाई क्यू के रूप में हो एवं q के स्थान पे यानी q बराबर 0 ना हो, मतलब जहां q हो वहां पे 0 ना होना चाहिए। देखिए q के स्थान पे यहां पे क्या है, 0 है, तो 0 आ गया तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, इस बात को ध्यान रखना। तो ये आपने क्लियर किया। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? आपने समझ लिया वैसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो एवं q के बराबर में 0 नहीं होना चाहिए, यानी q इज नॉट इक्वल टू 0, तथा p और q का जब आप HCF ज्ञात करेंगे यानी महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो 1 आना चाहिए। तो परिमेय संख्या समझ ले। अब अपरिमेय संख्या क्या होता है? जस्ट इसका अपोजिट होता है। अपरिमेय संख्या क्या होता है? जो ये क्या होता है, वह संख्या होता है जो p बाई क्यू के रूप का नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है एवं ऐसे लिख दो कि एवं ये q बराबर 0 नहीं होता, यानी q के बट्टे में 0 भी नहीं होता है। और साथ ही साथ जब आपने देखा कि यह अपरिमेय संख्या p बटा q के रूप में नहीं होता है तो ये किस फॉर्मेट में होता है? तो ये रूट के फॉर्मेट में होता है ना। किस रूप में होता है? यह जो है ना रूट के फॉर्मेट होता है। जैसे कि रूट लगा दिए, इसके अंदर 2 रख दो, रूट अंडर 3 रख दो, रूट अंडर 5 रख दो, तो रूट के फॉर्मेट में होता है यह अपरिमेय संख्या। और इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, इस बात को ध्यान रखना। इसका वर्गमूल निकालोगे तो पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। तो आपने अपरिमेय संख्या के बारे में समझ लिया। अब आप कहेंगे सर चलिए संख्या 2 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। हमने वास्तविक संख्या के बारे में ही जिक्र कर लिया, एक तो परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या, है ना। इनसे और भी संख्या है वास्तविक संख्या के अंदर, जैसे कि हमारे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, है ना, परिमेय संख्या तो वही है, प्राकृत संख्या, ये सब आ जाते हैं। इस सब के बारे में आगे हम जब क्वेश्चन लेंगे तो उसमें हम डिफिनेशन देंगे ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब काल्पनिक संख्या क्या है सर? आप कहेंगे कि काल्पनिक संख्या क्या है, तब दांत बांधोगे, क्योंकि ये न 9th में पढ़ना है न 10th में पढ़ना है। तब पढ़ना किस में है? तब पढ़ना है 11th में। आपको 11th में ये काल्पनिक संख्या पढ़ना है। तो आप कहेंगे सर थोड़ा बताना दीजिए, तो शॉर्टकट में ऐसे बता देते हैं। जैसे कि आप क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या लिखते हैं ना, जैसे कि रूट अंडर 2, ये क्या अपरिमेय संख्या है। अब इसी में अंदर में अगर माइनस लगा देंगे तो ये काल्पनिक संख्या हो जाएंगे। जैसे कि -3 और रूट लगा दिए तो ये भी काल्पनिक संख्या हो जाएंगे। यानी माइनस वाली वे अपरिमेय संख्या जो मतलब माइनस वाली होनी चाहिए, रूट के अंदर क्या होनी चाहिए, माइनस वाली होनी चाहिए, वो काल्पनिक संख्या कहलाते हैं। ऐसे मान लो कि अगर कोई क्वेश्चन दे दे आपको कि चलो x² और प्लस में 2 बराबर 0, इसको सॉल्व करके बताओ, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप लिखेंगे x² और बराबर प्लस के 2 है, बराबर से उधर धकेल दो तो माइनस के 2 होगा, है कि नहीं। प्लस का 2 पक्षांतर करेंगे यानी बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। आप सबको पता है ना, समीकरण आप सॉल्व किए होंगे कि अगर प्लस वाला रहता है तो उधर जाता है यानी बराबर से उधर तो माइनस, अब माइनस वाला रहता है तो उधर जाता है तो प्लस हो जाता है। ये आपने देख लिया। अब x लिखेंगे यानी स्क्वायर जब हटेगा तो सबको पता है कि इस वाला इस साइड जो संख्या था उस पर रूट पड़ जाता है, तो हम यहाँ पे रूट लगा देंगे तो -2 और रूट अंडर। तो ये हमारे पास काल्पनिक संख्या आ गए और यहीं से काल्पनिक संख्या का कंसेप्ट चालू होता है। इसको भी बदला जाता है अल्टा की मदद से, है ना। आप क्लास 11th में पढ़ेंगे जाएंगे तो देखेंगे। तो आपने काल्पनिक संख्या के भी बारे में समझ लिया। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ये हमारे पास पहला प्रश्न है, प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न। भैया ये क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? आपसे पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। अगर कोई आपसे पूछो बताओ शून्य परिमेय संख्या है या नहीं है, आइए हम देख लेते हैं। तो आगे पूरा पढ़ते, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q के बराबर में 0 नहीं है? तो मैं आपको बता दूं कि हाँ भाई ये शून्य जो है वो परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे कैसे, वो मैं आपको बता देता हूं। तो हम यहां पे लिख देते हैं हल, मैंने हल लिखा। अब यहां पे लिखेंगे हाँ शून्य क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या
संख्या है। अब कहोगे कैसे, तो कैसे, जैसे 0 है तो 0 को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, मान लो कि बट्टे में एक भूत प्रेत की तरह छिपा रहता है, उस एक को दिखा दो, या अपना मन से 2 नीचे रख दो, 4 नीचे रख दो, है कि नहीं। तो हम चलो 1 रख देते हैं नीचे, मैंने रख दिया, तो ये p बाई क्यू के फॉर्मेट में आ गया। क्या आ गया, ये p बाई क्यू के रूप में आ गया, मतलब ये आ गया p बटा q के रूप में। और q के बराबर तो 0 नहीं है, क्योंकि कह रहा था ना कि q के बराबर 0 नहीं हो, तो बताओ q के स्थान पे 0 है, नहीं है, 1 है, तो q के बराबर में भी 0 नहीं है। तो आपने देख लिया कि ये हमारे पास क्या है, परिमेय संख्या है। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत हवट खुजली परेशानी नहीं ना, केनहू मत भागना, यहीं पर पढ़ना, समझ रहा है ना, एकदम बच्चा की तरह, मतलब बढ़िया से समझाएंगे। तुम लोगों को समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर जाना उधर उधर भटकना। हाँ ठीक है, समझने की कोशिश करना, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं यहाँ ध्यान है क्लास में। हाँ समझ रहे हैं ना, क्यों खरबूजा खाई छकी ना, एक और मारने दीजिए ना, खरबूजा है तो खा तो निशा हम कला खियो आर्यन सर थे। हाँ तो पहला प्रश्न समझ गए, आपको समझ में आया, तो इसका मतलब बच्चों को भी समझ में नहीं आएगा। आप खा रहे थे खाना, तो कहां से समझ में आएगा। दूसरा प्रश्न, अब दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए ई, देखिए ई समझ में तो कहिए, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आराम से कंसेप्ट लगाना, कौन, जो मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले यहां पे लिखना हल। अब क्या कहता है कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि कोई 2 परिमेय संख्या अगर दिया हुआ हो, उसके बीच में आप जितना चाहे उतना परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखना है ना। तो यहां पे क्या कहता है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए, तो कहता है 6। तो कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, जितना कहे उतना पहले लिखो और उसमें 1 जोड़ देना, क्लियर। तो हमारे पास हो जाएंगे 7। अब ये जो 7 आया है ना, तो जैसा जो हमारे पास 7 आया, तो 7 को क्या करेंगे, जो परिमेय संख्या दिया गया है ऊपर में गुना कर देंगे और नीचे से भाग, यानी ऊपर में भी 7 से गुना और नीचे में भी 7 से गुना कर देंगे। तो आइए मैं आपको, या फिर जैसे हम 6 और जोड़े 1 तो 7 हुआ, 7 हुआ ना, तो आप क्या करना, 7/7 लिखना। अगर ये 6 आता, मान लो कि यहां पे लिखा रहता कि 4 और 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम कंसेप्ट हमारा लगाते, पहले 5 लिखते, 1 जोड़ देते, 6 हो जाता। तो हम क्या करते, 6/6 से हम गुना करते समय। ये 7 आया तो 7/7 से हम 3 में भी गुना कर देंगे और 4 में भी गुना कर देंगे, ये हमारा कंसेप्ट है। तो हम 3 में गुना कर देते हैं, कितना, 7/7 से। कहने का मतलब ये हुआ कि 7 में भी, मतलब 3 में भी 7 से गुना और नीचे भी 7 से गुना, नीचे कुछ ना कुछ तो छिपा ही होगा 1-2, है ना। अब उसके बाद ये जो 4 हमारे पास है, 4 में भी गुना कर दो 7/7 से, हमने यहां पे कर दिया। अब करने के बाद क्या हुआ, 7×3 = 21 हो गया और बट्टा में हमारे पास 7 आ गया। इधर 7×4 हमारे पास 28 हो गया और बट्टा में हमारे पास 7 हो गया। अब हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार चलेंगे, प्रश्न से। अब प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न से ये प्रश्न कहता है कि भाई 6 परिमेय संख्या ज्ञात करके बताइए। अब 21/7 है, ये 28/7 है, तो आप क्या करना, इन दोनों के बीच हमें ज्ञात करना 6 परिमेय संख्या। 21 है ना, 1 पॉइंट बढ़ाओ 22, तो 22/7 लिख दो। उसके बाद 22 है, 1 पॉइंट बढ़ाओ 23, 23/7 लिख दो। 1 पॉइंट बढ़ाओ 24, 24/7 लिख दो। ये हमारे पास 25, 25/7 लिख दो। ये हमारे पास 26, 26/7 लिख दो। ये हमारे पास 27, 27/7 लिख दो। देखो 6 आया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 निकाल दिया परिमेय संख्या। अब आप कहोगे ये हमारे बुक में तो है नहीं आंसर। मेरे भाई बुक में आपको इसका आंसर नहीं मिलता है, समझ रहे हैं ना। आप देखो अलग अलग टीचर सॉल्व करेंगे, अलग अलग निकालेंगे, लेकिन कंसेप्ट लागू होना चाहिए। कहता 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। तो इन सब को भाग दे करके देखो, 7 से अगर 22 में भाग दोगे तो 3 से ज्यादा आएंगे और 4 से कम आएंगे। उसी तरीके से 7 से 21 में भाग दे करके देखो तो 3 और 4 के बीच में ही रहेंगे। आप देख लेना भाग दे करके, ना विश्वास है तो, हाँ ज्यादा हुआ खुजली परेशानी है तो ऐसे ज्यादा क्या कह सकते हैं, देख लेना भाग दे करके, सब 3 और 4 के बीच में ही आएंगे। तो आपने
ये दूसरा प्रश्न सॉल्व कर लिया। इसी तरीके से तीसरा प्रश्न, अब कहता है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आपको 5 परिमेय संख्या ज्ञात करके बताना है। तो हटने कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं? तो देखो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है ना, तो आप क्या करना, कंसेप्ट आप ये लगाना, पहले लिखना हल। तो हमने लिखा हल। अब क्या करना, 5 ज्ञात करना है तो 5 लिखो, और कंसेप्ट कहता है कि इसमें 1 जोड़ो। 1 जोड़ दिए तो हमारे पास 6 आ गया। अब 6 आ गया ना, तो आप क्या करना, 6/6 से इसमें भी गुना और इसमें भी गुना कर देना। ठीक है, तो आइए हम गुना कर देते हैं। 3/5 में गुना करेंगे 6/6 से, और उसके बाद 4/5 है तो 4/5 में भी गुना कर देंगे 6/6 से। हमने गुना कर दिया। अब यहां से क्या कर सकते हैं, 6 18 और बट्टे में 6 पंचे 30, और इधर गुना करो 6 चौक 24 और बट्टे में 6 पंचे 30। ये हमने कर दिया। अब इन दोनों के बीच में जो संख्या आते वो लिख दो। हमारे पास टोटल 5 निकालने हैं, तो आइए लिख देते हैं, क्या दिक्कत है। कैसे निकालेंगे, यहां पे लिख सकते हो प्रश्न से। प्रश्न से हमने लिख दिया, प्रश्न से। अब क्या कर सकते हैं सर, देखिए गौर से, आपको निकालना 18/30 और 24/30 के बीच में लिख दो संख्या जितनी आती है, लेकिन आपको लिखना है 5 एगो। तो 18 है ना, 19 1 पॉइंट बढ़ाओ 19/30 लिख दो। उसके बाद 19 है ना, 1 पॉइंट बढ़ाओ 20/30 लिख सकते हो। 1 पॉइंट बढ़ाओ 21/30 लिख सकते हो। 1 पॉइंट बढ़ाओ 22/30 लिख सकते हो। 1 पॉइंट बढ़ाओ 23/30 लिख सकते हो। और 1 2 3 4 5 हो गया है ना, 5 को तो ज्ञात करना है, तो 5 ये हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो ये हमारे पास आंसर निकल करके आ गए। अब कोनो हवट खुजली परेशानी नहीं मेरे भाई, ये आ गया। तो ये जितने भी संख्या है ये 3/5 और 4/5 के बीच का ही है। आप कहोगे कैसे, तो ना विश्वास हो तो आप क्या कर देना, 5 से 3 में भाग देना, कुछ भी जो संख्या आएगा वो लिख देना। 5 से फिर 4 में भाग देना, जो भी संख्या है वो लिख देना। उसके बाद 30 से 19 में भाग देना, तो जो संख्या आएंगे उसी के ये बीच का होगा। देख लेना भाग दे करके, उसी के बीच का ये सब संख्या है। ठीक है, तो आपने इसको समझ लिया। अब कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब चौथा प्रश्न क्या कहता है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य। मतलब सत्य बोले तो ट्रू, और असत्य यानी फॉल्स। ट्रू और फॉल्स के बारे में आपको बताना है, सत्य है या असत्य। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, है ना। तो आइए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या कहता है सर, ये कहता है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं सर। देखो यहां पे मैं लिखता हूं हल, है ना, और भर देंगे जो होगा, होता है या नहीं वो यहां पे लिख देंगे। मेरे भाई प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, तो हम यहां पे लिखते हैं प्राकृत संख्या। तो आपको पता होना चाहिए कि गिनती वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 हो गया, है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास हो गया गिनती वाली संख्या। आगे भी लिख सकते हैं, तो ये प्राकृत संख्या हो गया। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं सर, तो पूर्ण संख्या, आइए लिखते हैं पूर्ण संख्या बराबर, पूर्ण संख्या क्या कहते हैं भाई, जीरो। यानी जितने भी प्राकृत संख्या है उसमें जीरो को शामिल कर दो तो प्राप्त संख्या क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्या कहलाते हैं। तो आप क्या करो, जितने भी प्राकृत संख्या उसमें जीरो को शामिल कर दो। तो हम यहां पे क्या करेंगे सर, जीरो लिख देंगे। तो जीरो, उसका लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, आप लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या, यानी जितने भी प्राकृत संख्या है क्या एक पूर्ण संख्या है। तो हम ढूंढेंगे कि जो भी प्राकृत संख्या दिया गया है क्या वो पूर्ण संख्या में है। अगर होगा तो हम कहेंगे भैया हाँ होता है, अगर नहीं होगा तो कहेंगे नहीं। तो मतलब अगर होगा तो हम सत्य बात लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो असत्य। तो हम देखते हैं कि जितने भी प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या में है। तो देख लेते हैं, प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 है, क्या ये सभी संख्या क्या पूर्ण संख्या में है, तो हाँ है, 1 2 3 4 5 6 है।
तो जितने भी प्राकृत संख्या वो सारे के सारे पूर्ण संख्या में है, इसका मतलब कथन सत्य है। ये कह रहा था कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है? हाँ भाई है। तो हम लिखेंगे इसका आंसर जो लिखेंगे ये सत्य है। क्या लिखेंगे? सत्य है। क्लियर? ये आपने समझ लिया। अब हम क्या करेंगे सर, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा प्रश्न देखते हैं। अब कहता है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक पूर्ण नहीं है, पूर्णांक, प्रत्येक पूर्णांक मतलब जितने भी पूर्णांक है क्या पूर्ण संख्या होती है? तो सबसे पहले जानेंगे कि पूर्णांक कहते किसे और पूर्ण संख्या कैसे कहते किसे हैं। तो आइए पूर्णांक के बारे में जान लेते हैं। तो हम यहां पे लिखते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है? उसमें ऋणात्मक वाले अंक भी आ जाते हैं और धनात्मक वाले अंक भी आ जाते हैं जीरो के साथ। जैसे कि हम यहाँ पे जीरो लिखे और इधर मैंने लिखा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और इस साइड ऋणात्मक वाले आएंगे -1 है ना, -2 -3, इस तरीके के आते रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो अब यहां पे देख सकते हो डॉट डॉट लगा सकते हो, ये हमारे पास पूर्णांक है। क्या हमारे पास? पूर्णांक है। अब यहां से लिख सकते हो क्या? पूर्ण संख्या के बारे में। तो पूर्ण संख्या कहते किसे हैं सर? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या हमारे पास जो होती है वो क्या होती है भाई? पूर्ण संख्या। तो चलो हम लिख देते हैं पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 से स्टार्ट कर दो और जितने भी प्राकृत संख्या वो लिख दो। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ये सब होते हैं पूर्ण संख्या। डॉट डॉट डॉट। अब बताओ जितने भी पूर्णांक है क्या पूर्ण संख्या में है? अब देखो, ढूंढ के देखो। -3 क्या इसमें है? नहीं है। -2 क्या इसमें है? नहीं है। तो अगर एक भी संख्या अगर नहीं है तो समझ जा कि भाई कथन असत्य है ना। तो आपने देखा कि जितने भी पूर्ण संख्या है, यानी जितने भी पूर्णांक है, जितने भी पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या में नहीं है शामिल, तो हम कह सकते हैं ये असत्य है। तो हमारे पास जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य। ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं सर। अब हम क्या करते हैं? तीसरा प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। अब ये तीसरा प्रश्न क्या कहता है सर? तो ये कहता है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितने भी परिमेय संख्या है क्या पूर्ण संख्या होती है? आइए तो हम परिमेय संख्या सबसे पहले लिखेंगे कि परिमेय संख्या कौन कौन होते हैं। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, जैसे कि 4/5 हो गया, 6/5 हो गया, है ना, 3/2 हो गया, -2/3 हो गया, ये सब हमारे पास परिमेय संख्या है। अब पूर्ण संख्या किसे कहते हैं सर? पूर्ण संख्या सबको पता होना चाहिए। पूर्ण संख्या जो होती है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये पूर्ण संख्या है। तो अब बताइए जो भी परिमेय संख्या क्या पूर्ण संख्या में है? नहीं है। एक भी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या में नहीं है, क्योंकि ये भिन्न वाली संख्या है। क्या है? ये भिन्न वाली संख्या, और भिन्न वाली संख्या हमारे पास जो है वो पूर्ण संख्या में नहीं है। अब नहीं है तो ये कथन भी क्या हो जाएंगे? असत्य होंगे, है ना। तो ये असत्य है। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। तो आपने इस प्रश्नावली को समाप्त कर लिया। ठीक है। अब मिलेंगे अगली प्रश्नावली में, तब तक आप लोग दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और कह दीजिए पंकज सर 9th क्लास स्टार्ट कर दिए हैं। तब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू।